Good morning, all of you. Standard 9 English medium, subject social science. लास्ट में यूनिट 1 जो है हमारा राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, उसमें हमने लास्ट में बैटल ऑफ प्लासी और बैटल ऑफ बक्सर देखा था। ओके, आज हम आगे देखते हैं। आप सब ने ये जो 2 शॉर्ट पार्ट मैंने समझाई थी वो कंप्लीट कर दी होगी। ओके स्टूडेंट, तो आज हम समझते हैं आगे एक्सपेंशन ऑफ कंपनी रूल। ओके, तो जो कंपनी शासक का विकास है उसके बारे में आज हमें समझना है। तो इसमें क्या लिखा है वो समझो पहले। द इंग्लिश गवर्नमेंट पास्ड अ रेगुलेशन एक्ट इन 1773 AD, according to which the governor of Bengal was made the governor general and all the trade and political activities of the company were brought under his direct control। ठीक है, तो अंग्रेज सरकार ने जो नियामक धारा पसार किया था, जो कायदे के मुजब बंगाल के गवर्नर ने गवर्नर जनरल बना के कंपनी के व्यापारी और राजकीय हित और प्रवृत्तियों में थोड़ा अंकुश ला दिया था, और नीचे मुंबई और मद्रास के गवर्नर और उसके काउंसिल को रख दिया गया था। इसी तरह वारन हेस्टिंग जो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बना था, इसमें लिखा है thus the Warren Hastings became the first governor general of India. During his tenure, the first Maratha War and the second Mysore War with Hyder Ali of Mysore was waged. The problems of the East India Company increased because it had to face both the power simultaneously. Cornwallis took over as a Governor General after Warren Hastings began the tenure of Cornwallis. The Third Mysore War took place with Tipu Sultan, famously known as the Tiger of Mysore. The company had to join hands with the Marathas and Nizam to defeat the Tipu Sultan. Tipu Sultan could not win against the combined force and had to accept the treaty. ओके, तो इसमें क्या लिखा है वो हमें समझना है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन बना? वारन हेस्टिंग। उसके बाद प्रथम मराठा विग्रह हुआ और हैदर अली के साथ दूसरा मैसूर विग्रह हुआ। ओके, तो ये जो दोनों सत्ता थी वो एक साथ सामना करते हुए ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी मुश्किल बढ़ गई। वारन हेस्टिंग के बाद गवर्नर जनरल के रूप से कॉर्नवालिस आए। उसको उस समय जानीते मानीते जो मैसूर के भाग थे वो टीपू सुल्तान थे, उसके साथ उसका तो तीसरा विग्रह हुआ। टीपू सुल्तान को हरा के कंपनी ने मराठा और निजाम की मदद ली। टीपू सुल्तान को हराने के लिए कंपनी ने क्या किया? मराठा और निजाम की मदद ली, और तीनों की संयुक्त टीम से टीपू सुल्तान की हार हुई और संधि स्वीकारने की फर्ज हुई, और उसको संधि स्वीकारनी पड़ी टीपू सुल्तान को। आगे लिखा है द आफ्टर कॉर्नवालिस सर जॉन शॉर बिकम द गवर्नर जनरल ड्यू टू सम rigid policies adopted by him. The earliest East India Company had declined and Marathas become stronger. So Governor General Wellesley, who came after John Shore, got the responsibility of making the company supreme in India. For this, Wellesley introduced the subsidiary alliance systems. The constitution of the system and the states adopted under this are follows. Okay, तो कॉर्नवालिस था। कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शॉर गवर्नर जनरल बना। पहले कौन था? तो वारन हेस्टिंग, उसके बाद कॉर्नवालिस, कॉर्नवालिस के बाद सर जॉन शॉर, उसका पूरा नाम था सर जॉन शॉर। उसने अपनाई हुई तटस्थ नीति के कारण
ईस्ट इंडिया कंपनी की जो प्रतिष्ठा है वो एक तरफ से तो घट गई थी और दूसरी ओर मराठा शासन था वो बहुत ही मजबूत हो गया। देखो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की एक जो प्रतिष्ठा थी पूरी वो एकदम इंक्रीज हो गई, डाउन हो गई, हाँ डिक्रीज हो गई, सॉरी, तो डाउन हो गई। और उसके अलावा अदर साइड क्या हुआ, अदर साइड मराठा बिकम स्ट्रॉन्गर, तो ये जो मराठा थे वो बहुत शक्तिशाली हो गए। जॉन शॉर के बाद आए हुए गवर्नर जनरल, उसके बाद कौन आया था, वेलिस्ली। तो पहले था वारन हेस्टिंग, उसके बाद कॉर्नवालिस, उसके बाद जॉन शॉर, उसके बाद वेलिस्ली। तो वेलेस्ली ने कंपनी की सर्वोपरि जवाबदारी ले ली थी। वेलेस्ली ने सहायकारी सैन्य योजना दाखिल की, सहायकारी शर्त, और उसने अपना राज्य जो नीचे दिए गए हैं टर्म्स एंड द कंडीशन ऑफ द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, सब्सिडरी अलायंस सिस्टम यानी कि सहायकारी सैन्य योजना की शर्त। तो फर्स्ट द आर्मी ट्रेंड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट विल प्रोवाइड देम टू स्टेट that accepted systems. The army would protect the state internal and external attacks. It returns the states. The system provide a given away promise equivalent income to the British without the permission of the company. The state will not wage or war, sign treaty with our state. There will be a one English representative in the state assembly. Other foreigners not be employed in the state. तो इसमें क्या था, पहला था कंपनी की सरकार द्वारा तालीम ली हुई जो सैन्य है उसका स्वीकार, उसके बाद बदले में योजना और स्वीकारना जो राजा के लश्करी खर्च है और उसका जो आवक है वो एक प्रदेश अंग्रेज को अपनाना, कंपनी के परवानगी बिना कोई राज्य में घुस नहीं सकता, राज्य के दरबार में एक प्रतिनिधि अंग्रेज का हो, विदेशी कोई अन्य विदेशी को राज्य में नौकरी में नहीं रखना, ये सारे रूल्स थे। ओके, योजना में जो योजना थी द स्टेट्स रोल हूँ एक्सेप्ट द सब्सिडरी अलायंस सिस्टम, जिसने ये सहायकारी योजना अपनाई थी। ऐसे राज्य शासक के नाम दिए गए, फर्स्ट निज़ाम, मैसूर, अवध, गायकवाड़, सिंधिया, भोंसले, होकर, होलकर। ओके, तो दिस ऑल आर द स्टेट्स और रूल्स। इधर देखो स्टूडेंट, मैं आपको दिखाता हूँ वेलेस्ली की सहायकारी सैन्य की योजना। इधर पिक्चर दिया गया है, ये जो पिक्चर है ये कौन है, वेलेस्ली। उसने ये जो पूरे मराठा शासन था उसको कब्जे में कर दिया था पूरा। दिस सिस्टम वाज लाइक अ स्वीट पॉइजन, ये जो योजना थी वो एक मीठा के जहर के समान थी। ओके, मीठा जहर किसे बोलते हैं आपको पता होगा, कोई भी मीठी वस्तु, फॉर एग्जाम्पल खीर है, खीर कितनी मीठी होती है पता है, सबने खाई होगी तो पता होगा। खीर इतनी मीठी होती है, इसमें थोड़ा सा भी जहर मिला दो, किसी को पिला दो तो उसको पता भी नहीं चलता और आदमी मर जाता है। ऐसा करना नहीं है, तो मैं आपको खाली बता रहा हूँ कि ऐसे ही ये जो मीठा जहर की समान थी ये योजना। बाय इम्प्लीमेंटिंग दिस सिस्टम्स वेलेस्ली एक्सटेंड annexed many provinces and expanded the rules of East India Company. Okay, expanded the rules of East India Company. Governor General Wellesley asked Tipu Sultan to accept the subsidiary alliance system, which he refused. He declared the alliance of the systems, the company with the support from the Nizam attacked Mysore in 1799 during the First Mysore War. Tipu lost his life while fighting against the British. After Wellesley, Hastings came to the India as a Governor General. He waged a war with Nepal as he made the Gurkhas join the army. तो ये जो है योजना थी मीठे जहर के समान थी, ये योजना में वेलेस्ली ने बहुत ज़्यादा प्रदेश की जो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जोड़ दिए थे। गवर्नर जनरल वेलेस्ली ने टिपू सुल्तान को सहायकारी योजना स्वीकारने को बोला, लेकिन उसने इनकार किया। क्योंकि योजना का स्वीकार का इनकार हुआ तब कंपनी ने अंग्रेजों ने निजाम के साथ मैसूर पर आक्रमण किया और चौथे मैसूर विग्रह दरमियान टीपू सुल्तान की मौत हुई।
वेलस्ली के बाद भारत में गवर्नर जनरल के रूप से हेस्टिंग्स आया। उसने नेपाल के साथ युद्ध करके गुरखाओं को अपने लश्कर में जोड़ दिया। पिंडारों के साथ युद्ध करके उनको भी अंकुश में ले लिया। त्रीजे जो तीसरा मराठा विग्रह हुआ उसमें भी कंपनी की सर्वोपरिता थी। विलियम बेंटिंक भारत में अगाऊ का जनरल गवर्नर में बहुत ही उदार गवर्नर जनरल था। अब देखो वेलेस्ली के बाद कौन आया, हेस्टिंग। ये नाम याद रखो सब। ओके, कौन कौन से नाम आए थे। तो पहला कौन था, तो एवरन हेस्टिंग्स था। हेस्टिंग के बाद कॉर्नवालिस का शेरवा, जॉन शॉर के बाद वेलेस्ली, तो वेलेस्ली के बाद गवर्नर जनरल कौन आया, तो हेस्टिंग्स। और हेस्टिंग के बाद अब विलियम बेंटिंग आया जो उदार गवर्नर जनरल था। ओके, इन कंपनीज ऑफ द अर्लियर गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग इज नॉन एज लिबरल गवर्नर जनरल। लिबरल था, लिबरल यानी कि उदार। ओके, बेंटिंग्स बिलीव्ड द dissatisfaction different states due to the imperialist policies adopted by the previous governor general could not bring about any unity, so he was very liberal indeed. ओके, तो अगाऊ भी गवर्नर जनरल की अपनाई हुई साम्राज्यवादी नीति से राज्य में असंतोष था। असंतोष में से एकता भी न हो, इसलिए उसने उदारमतवादी कार्य किए। असंतोष बहुत था, तो एकता में कोई हानि ना हो, इसके कारण उसने क्या किया, उदार मत काम किए। उदार। भारत के गवर्नर जनरल के रूप से डेलहाउसी आया। उससे वो भी उग्र मानस धराता था। डेलहाउसी था जो विलियम बेंटिंग था उसके बिल्कुल विरोध में, ऑपोजिट था। वो लिबरल था, तो ये बहुत कड़क था। वो बहुत ही उग्र साम्राज्यवादी विचार धराता हुआ था। फियर्स इम्परियलिस्ट यानी कि उग्र साम्राज्यवादी। उसने साम्राज्यवादी नीति को पोषने के लिए कंपनी का राज्य विस्तार बढ़ाने के लिए जीत जब्ती और खालसा नीति अपनाई। उसने क्या किया, एडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशंस फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी एंड ब्रिटिश इम्परियलिज्म इन इंडिया। डेलहाउसी की खालसा नीति। अब हम पढ़ेंगे डेलहाउसी पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन। ओके, तो इसमें annexations by war, annexation due to king dying without heir, annexations on the pretext of the mismanagement, annexation on the pretext of the debt collection, annexation to the end एमसेक्रो। ओके, उसमें युद्ध द्वारा खालसा, राजा अपुत्र के अवसान जो मानता था उसका राज्य का खालसा, गैर वहीवट के बहाने के खालसा, और कर्ज की उभराने के नीचे खालसा, नाम मात्र की सत्ता का अंत लाने का खालसा। ओके, ये सब लिखा है उसमें, तो आप एक बार लिख देना। ये लिख के तैयार करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट, बिसाइड बीइंग इम्पीरियलिस्टिक, डेलहाउसी was also known as reformist and the first railway line in India, Mumbai-Thane wireless system between the India and English, established to public work department, English education, all introduced during his tenure. He passed a law of child marriage and advocate widow remarriage within 100 years from the Battle of Plassey in 1757. British rule and the empire both expanded, but in the process they had to face the dissatisfaction of the Indian states, and this manifested in the form of the first struggle for independence in 1857 AD. तो डेलहाउसी जो साम्राज्यवादी विरोधी का सुधारक भी था, उसके समय में भारत में रेलवे शुरू हुई और सबसे पहली की रेलवे मुंबई थाना के बीच में थी 1853 में, याद रखना है। भारत और इंग्लैंड के बीच में तार व्यवहार, जाहिर बांधकाम खाता की स्थापना, अंग्रेजी कॉलोनी का शिक्षण, विधवा पुनः लग्न, बाल लग्न पे प्रतिबंध, ये सब उसके समय में है। किसके समय में, तो डेलहाउसी के समय। 50 ये सब अगर पूछा जाए, बोला जाए कि किसके समय में हुआ, याद रखना है डेलहाउसी के समय में। 57 में प्लासी का युद्ध से शुरू करके 100 ईयर तक कंपनी सत्ता और साम्राज्य दोनों बढ़ गए थे। उसमें भी भारत के राज्य के असंतोष के सामना करना पड़ा था, और असंतोष के अंत में
1857 में भारत में प्रथम स्वतंत्र संग्राम के रूप से बाहर आया था। तो आपको प्रथम स्वतंत्र संग्राम हुआ उसके बारे में इधर लिखा है। हम आगे के लेक्चर में आगे के जो टॉपिक है उसमें हम उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी तो फिलहाल इतना ही है। आगे इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑन द कंपनी। कंपनी में कंपनी की आर्थिक असर क्या है, क्या हुई कंपनी की आर्थिक असर, इसके बारे में है। ओके, when the evolution of the 100 year of the company rule in India, we realized that India, which had an enviable position the world in the previous centuries, become merely a country that produced the raw material for England and the prospective market of goods produced in factories. Bengal exported cotton, cloth, raw silk, sugarcane, jute, muslin, but after dull power policy, the glitter of the economic prosperity of Bengal Federal was introduced for the first time in Bengal, whereby the power of the collecting revenue was with the British, while responsibility people welfare was with the Nawab. Thus, the British got the power without any responsibility, and Nawab had responsibility without any power. This was known as the subsidiary alliance system, which ruined Bengal इकोनॉमिकली। तो इसमें क्या हुआ, जब ये कंपनी का शासन का जो सरवैया है वो क्या तैयार करने का ख्याल आया, तब भारत देश ने 6वीं सदी से दुनिया के देशों में आर्थिक और गौरवपूर्ण स्थान था। 100 ईयर्स के शासनकाल में इंग्लैंड के लिए वो काचा माल पैदा करना, कारखाना द्वारा तैयार हुआ माल और बाजार की गरज साधनारा एक प्रथम देश बना था। बंगाल का सुतरा कापड़, कच्चा रेशम, खान, शण और मलमल की निकास करता था। उसमें द्विमुखी शासन पद्धति के बाद बंगाल की आर्थिक चमक भी झांकी हो गई थी। कंपनी की अन्यायी महसूल नीति का भारत देश पायमाल और देवादार बन गया था। उस समय भारत देश की जो सिचुएशन थी वो बहुत ही क्रिटिकल थी। अंग्रेज सरकार ने इंग्लैंड और उद्योग को विकास करने के लिए कापड़ उद्योग पे अन्यायी जकात दे दी थी। भारत के हुनर उद्योग को कचरने के लिए अयोग्य रीत रस्म अपनाई हुई थी, इसलिए भारत के जो धंधा रोजगार थे वो भी बहुत ही गिर गए थे और बेरोजगारी फैल गई थी। कंपनी के आगमन से पहले भारत के जो गांव थे वो बहुत ही समृद्ध हो चुके थे, क्योंकि जो अंग्रेज शासन की असर से गरीब और पराधीन हुए थे। ओके, during the rule of East India Company, the railway between Mumbai and Thane steamed service between the India and England. We started development of ports Mumbai, Madras and Kolkata took place. तो क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी शासनकाल में मुंबई थाना में प्रथम रेलवे भारत इंग्लैंड के से आगपोर की शुरुआत, मुंबई, मद्रास, कोलकाता जैसे महाबंदर का विकास किया। सोशल इम्पैक्ट ऑफ द कंपनी राइट्स। कंपनी शासक की सामाजिक असर। ड्यूरिंग द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड थॉट डेवलपमेंट among people due to the development newspapers in India society, certain wrong social custom, rights, ritual were prevalent during these times, like sati systems, female infanticide, child murder. Raja Ram Mohan Rai, Durgaram Mehta, Behramji Malbari, etc. were the stalwarts whose role was an instrumental in getting the laws passed with the help of Britishers. At the administrative framework of India, Anglicized, there was a demand of people with knowledge of English, and English education became imparted in India due to the Lord Macaulay's endeavor. As recommended by the Charles Wood, universities were established in Mumbai, Madras and Kolkata. A whole class of people with knowledge of English developed because English education with the passage of time. This group made a demand for a social reform, gave
मोमेंटम इन द प्रोसेस ऑफ रिफॉर्म्स। तो उसमें क्या कराया गया है कि ब्रिटिश के वहीवट दरमियान वर्तमान पत्र का विकास हुआ, उसमें प्रजा की जो विचार सरणी उसमें बहुत ही बदलाव आया। पूर्व रिवाज जो बिल्कुल हट गए थे, सती प्रथा, दूधपुत्री रिवाज, बाल लग्न का रिवाज, वो भी अलग हो, वो भी दूर हो गए थे। और अंग्रेजीकरण होते हुए अंग्रेज जो जानते थे ऐसे लोगों की संख्या भी बहुत बढ़ गई थी। मैकॉले के प्रयत्न से भारत में अंग्रेजी का शिक्षण का प्रारंभ हुआ। चार्ल्स वुड की भलामण से मुंबई, मद्रास और कलकत्ता में यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अंग्रेजी के शिक्षण के कारण अंग्रेजी जानना का एक वर्ग उभा हुआ और समय के साथ सुधारावादी मांगनी करके सुधारा की प्रक्रिया को बहुत वेग मिला। अंग्लिशन उपसंहार हम देखते हैं। Thus, the East India Company came to India being an allured by prosperity and trade opportunity. The company rule in the India produced certain good and both result in the political, economical, social, cultural field. The company adopted the policy of making England prosperous at the cost of India, and the reform they made in administration for their own interest indirectly proved to be beneficial for India. तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसके कारण भारत में समृद्धि और व्यापार से आकर्षित होकर वो भारत आए थे। भारत की कंपनी शासक के परिणाम से राजकीय, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जैसी कई सारी अच्छी और बुरी असर हुई थी। कंपनी ने भारत के बदले इंग्लैंड के समृद्धि करने की नीति अपनाते हुए भारत में आके उसका जो लाभ था उसका जो सुधारा किया, और उसे सुधारा किया उसके कारण क्या हुआ, भारत को भी आर्थिक रूप से बहुत ही लाभ हुआ। तो दिस इज आवर चैप्टर इज फिनिश। ओके, आपको समझ में आ गया होगा पूरा चैप्टर, तो इसके एक्सरसाइज लिख देना है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट यूनिट के साथ फिर से मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।